Good morning, everyone. Myself, Dikhato Mehra, Assistant Professor, Department of Political Science, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। आज का जो विषय है जिस पे कि हम चर्चा करेंगे वो है बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार वो बुनियादी अधिकार होते हैं जो नागरिक को दिए जाते हैं ताकि वो अपना सम्मान से, स्वतंत्रता के साथ और समानता के साथ अपने जीवन का यापन कर सके। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, जन्म से ही प्राप्त होते हैं और व्यक्ति को अपने विकास के लिए, सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, स्वतंत्रता और समानता के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ये अधिकार का उनके पास होना आवश्यक हो जाता है। और इन्हीं वजहों से भारतीय संविधान ने अपने संविधान में इस जो है मौलिक अधिकारों को बहुत ही विस्तार के साथ उसका वर्णन किया है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें लगभग अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है। यानी कि 35 से लेके 12 से लेकर के 35 तक जो पूरा भाग 3 है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के ऊपर विस्तार के साथ बात करता है और इसी वजह से भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा 1215 में एक प्रपत्र था, एक डॉक्यूमेंट था जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला मौलिक अधिकार से संबंधित प्रपत्र या डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है और इस वजह से भाग 3 को हमने या मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार जो कि शुरू होता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो शुरू होता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। फिर आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 से लेके 30 तक आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें कि याचिकाओं का और रिट का व्यवस्था किया गया है, जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। मूलतः जो भारतीय संविधान था जब इसको बनाया गया तब इसमें मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था। बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे आर्टिकल 300 ए में इसका जो है उल्लेख किया गया और इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना रह करके एक कानूनी अधिकार बन गया। अब मौलिक अधिकार जो है उसमें जैसे हमने भी बात की कि ये 6 अधिकारों की बात इन आर्टिकल्स में की गई है, इसी के साथ मौलिक अधिकारों में कुछ असंगतियों की बात भी की गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है और आर्टिकल 13 जो है उसमें व्यवस्था किया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यानी कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसे कोई भी रूल्स, ऐसे कोई भी लॉज बनाए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या किसी वजह से मौलिक अधिकारों की जो पावर है, जो मौलिक अधिकार है उन्हें सीमित करता है, तो इसको शून्य माना जाएगा। यानी वहां से वो कानून शून्य हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है और जो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं उनके पास है। सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति आर्टिकल 32 के तहत मिलती है और जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनको ये शक्ति आर्टिकल 226 के द्वारा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति न्यायालय का शरण ले सकता है और न्यायालय जो है उन संस्था को या उस व्यक्ति को या उस निगम को, परिषद को, जो भी होगा उसके खिलाफ रिट जारी करता है। सर वो हालांकि एक वाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम वाद 1973 में, जिसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संशोधन भी इससे बच नहीं सकते हैं और यदि कोई संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी ऐसा कुछ होता है तो न्यायालय में उसे भी चुनौती
चुनौती दी जा सकती है। अब रिट क्षेत्राधिकार जो है वो जैसे कि बताया है कि ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला कानूनी आदेश होता है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार की रिट या याचिका की बात की गई है। सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडेमस, तीसरा है प्रच्छेदेश यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी, और आखिरी में आता है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। इन पांचों रिट पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जब हम जो हमारा संविधान मौलिक अधिकार है संविधान का 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब हम उसको चर्चा करेंगे तो उसमें हम विस्तार के साथ इन पांचों रिट्स पे चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके फीचर्स हैं जो भारतीय संविधान में दिया गया है। संविधान द्वारा संरक्षित है ये मौलिक अधिकार, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं उसकी सुरक्षा, उसकी जो रक्षा है या उसको सिक्योर करने का काम जो है वो हमारा भारतीय संविधान के द्वारा ही किया गया है। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि जो सामान्य कानून होते हैं उस पर सरकार कुछ भी कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है यदि सरकार उसमें कोई चेंजेस करती है या ऐसा कोई मौलिक अधिकार बनाती है या ऐसा कोई भी चीज देती है जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसका अल्पीकरण करता है, तो ऐसे केस में जो है हम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यायालय है वो हमारे अधिकारों का संरक्षक बन जाता है और ये हमारे अधिकारों की, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी लेता है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं और ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो न केवल नागरिकों को बल्कि हर व्यक्ति को, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कानूनी व्यक्ति हो, जैसे कोई निगम है या कोई कंपनी है या कोई परिषद है, उनको भी ये शक्तियां, ये जो है अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। ये जो मौलिक अधिकार है हालांकि स्थायी नहीं होते हैं, संसद इसमें कटौती कर सकती है, कमी कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो इतनी जटिल है, इतनी कठोर होती है कि संसद उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती है। और यदि वो परिवर्तन करता है और उसके बाद भी हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उसे 0 या शून्य स्थापित कर देगा, शून्य साबित कर देगा। तो इस स्थिति में आपका जो है मौलिक अधिकारों को सीमित करना या उसका उल्लंघन करना या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना काफी जटिल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये असीमित तो नहीं है लेकिन वाद योग है। वाद योग का मतलब ये है कि अगर इसका इस प्रकार से प्रतिबंध किया गया है कि आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं और जो न्यायालय का निर्णय होगा वही आखिरी होगा, यानी ये वाद योग्य है। अगर सरकार ऐसा कोई किसी भी आधार पे आपके साथ आपके अधिकारों का वायलेशन करती है या कोई भी करता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ये न्यायालय है, ये न्यायोचित है और जब भी इनका उल्लंघन होता है ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। यानी कि आपको किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अधिकारों का निलंबन, जैसा कि मैंने बताया कि ये अधिकार ऐसे नहीं है जो असीमित हैं, सरकार या राज्य के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों का भी आधार होता है, वो कुछ पर्टिकुलर आधार पे ही हो सकते हैं। उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 जो है ये प्रत्याभूत अधिकार होते हैं, इनको तो निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत, उसके आधार पे इन मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है या सीमित किया जा सकता है या कुछ टाइम के लिए व्यक्ति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 19 में उल्लेखित जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको भी स्थगित किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के
इमरजेंसी के दौरान। लेकिन जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो आंतरिक आपातकाल होता है, उसके आधार पे आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दो प्रकार के आपातकाल होते हैं हमारे, एक तो राष्ट्रीय होता है, एक जो डोमेस्टिक होता है जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जिसमें लगता है हमारा राष्ट्रपति शासन जब लगता है आर्टिकल 354 के तहत, 356 के तहत, तो इस दौरान आपका आर्टिकल 19 निलंबित नहीं हो सकता है, आर्टिकल 20 का जो है निलंबन नहीं हो सकता है, आर्टिकल 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, युद्ध या वॉर की स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे ही मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, इंक्लूडेड आर्टिकल 19 के जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी कि आंतरिक आपात के दौरान जो आर्टिकल 19 है उसका जो है स्थगन नहीं हो सकता है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। आर्टिकल 33 में ये बात कहा गया है कि यदि संसद को इन चीज़ों को, जो हमारे मतलब जो सशस्त्र बल हैं या अर्धसैनिक बल हैं या गुप्तचर हैं, ऐसी कोई चीज़ जो हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, इन सब आधारों पे इसका निलंबन संसद को दिया गया कि वो कर सकता है। ऐसे इलाके में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां पर फौजी कानून का मतलब यानी सैन्य शासन जहाँ पे चल रहा है और जहाँ पे स्थितियाँ सामान्य नहीं होती हैं। जैसे कि अब से पहले कश्मीर एक ऐसी जगह है या कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ पे अक्सर ही सामान्य स्थितियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे फौजी कानून लागू होते हैं, वहाँ पे सैन्य शासन लागू होता है और ऐसे जगह पे मौलिक अधिकारों को सीमित और उनका जो है कुछ उनके जो है बाउंडेशंस लगाई जा सकती हैं आर्टिकल 33 के तहत। अब आ जाते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो 6 हैं उनको हमें विस्तार से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आता है हमारा समानता का अधिकार, जो कि आता है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जो कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण होगा। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई राजा हो या कोई जो है वो राष्ट्रपति हो या वो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर जो है वो देश का सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति के लिए कानून समान होंगे, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून नहीं बनेंगे। जैसा कि फ्रांस वगैरह में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रशासनिक कानून अलग होते हैं और नागरिक कानून अलग होते हैं, पर इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में कानून सबके लिए एक होंगे और हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा और कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी हो, सबके लिए ये अधिकार लागू होता है। यानी कि आर्टिकल 14 एक ऐसा अनुच्छेद है, एक ऐसा अधिकार है जो न केवल देश के नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है, या जो कानूनी व्यक्ति हैं उनको भी ये जो अधिकार है ये प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द जो हमारा है उसमें जो आते हैं चीज़ें, उसमें संवैधानिक निगम आ जाती हैं, कंपनियां आ जाती हैं, जितने भी ऑथराइज्ड कमिटीज़ हैं वो आ जाती हैं, तो किसी प्रकार का लीगल जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसमें आ जाता है। इन पे भी ये समान रूप से लागू होती हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके भी कुछ अपवाद हैं, आर्टिकल 14 के भी कुछ अपवाद हैं जिसको हमें यहाँ जान लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आर्टिकल 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो उन्हें कानून के सामने समानता से भी ऊपर कर देती हैं। सबसे पहली है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो देश के किसी भी न्यायालय में उसके लिए जवाबदेह नहीं है। यानी कि उन्हें उसकी सफाई देने के लिए कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो भी बोलेंगे वो उनका अपना इंडिविजुअल है और वो इससे बाहर हो जाते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही यानी कि
फौजी जो कार्यवाही होती है वो चालू नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो 5 साल का टेन्योर होता है, इस दौरान उनकी कोई भी एक्टिविटी के दौरान उनके ऊपर कोई भी फौजदारी कानून या कोई भी जो है दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है और ना ही वो जवाब देने के लिए अकाउंटेबल होंगे। इसी प्रकार से आर्टिकल 361A में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में या किसी सदन की जो सत्य कार्यवाही है यदि वो उसका प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर भी किसी प्रकार की फौजदारी किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकती है। इसी प्रकार से आगे है अनुच्छेद 105। इसके अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए या किसी मत के संबंध में उनके लिए न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी संसद में हर व्यक्ति बोलने के लिए बिल्कुल फ्री है और वो क्या बोलता है या कुछ ऐसा बोलता है जो अकॉर्डिंग टू मौलिक अधिकार सही नहीं है पर उसके खिलाफ उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से जो विदेशी संप्रभु होते हैं, शासक होते हैं, राजदूत होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, उनके ऊपर भी दीवानी या फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 14 जो है वो देश के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, जिसमें कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण देने की बात करता है। और इसके जो अपवाद थे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे का अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, जो कि ये प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म या जाति या जो है धर्म या मूल वंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसमें अपवाद है, लेकिन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ऐसे लोग जो समाज के द्वारा डिप्राइव्ड हैं या पिछड़े हैं, इनके लिए सरकार रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है, फ्री एजुकेशन इनको प्रोवाइड कर सकता है ताकि ये भी समान धारा में आगे आ सके। तो इस आधार पे जो आर्टिकल 15 है वो इसका अपवाद है, लेकिन आर्टिकल 15 कहता है कि सिर्फ इन आधारों पे जिसमें धर्म है यानी कि कोई व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे किसी चीज़ पे उसके आधार पे रोका नहीं जा सकता है। उसकी जाति, नस्ल, किस नस्ल का है वो, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसका कास्ट क्या है, वो महिला है, वो पुरुष है या वो ट्रांसजेंडर है, इन आधारों पे, या उसका जन्म कहाँ हुआ, क्या वो कश्मीरी है या वो बिहारी है या वो तमिल है या वो तेलुगु है, इन सब आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो सामान्य सेवाएं हैं उनको देने में नहीं किया जा सकता। और जो अपवाद है उसमें कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी हैं जो समाज में काफ़ी हद तक पीछे हैं, जिसमें महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, या फिर जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है, ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, ऐसे वर्ग को समाज की धारा में आगे लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी के साथ आर्टिकल 16 जो है वो सरकारी नियोजन में सब अवसर की समानता की बात करता है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी कि सभी नागरिक चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, लिंग के हों, नस्ल के हों, या फिर उनको सिर्फ इन आधारों पे किसी नौकरी में आने से रोका नहीं जाएगा। सिर्फ एक नौकरी का जो आधार होगा वो उनकी योग्यता होगा, और जो रिजर्वेशन व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, राज्य के द्वारा, उन आधार पे ही सिर्फ एक अपवाद हो जाता है। बाकी इसके आधार पे कोई भी नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी। इसमें अपवाद है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें कि जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके पक्ष में कोई कानून बना सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, ताकि उनको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है और ओबीसी कैटेगरी है। इन आधारों पे उन्हें धारा में आगे लाने के लिए या उनका प्रतिनिधित्व हर एक जो सरकारी व्यवस्था है उसमें समान रूप से हो सके, उसके लिए
उनके साथ आरक्षण व्यवस्था प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अब इसी में आगे जो हमारा समानता का अधिकार है वो है अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एम्पावर्ड कह सकते हैं, पावरफुल आर्टिकल है। इसमें अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध किया गया है, यानी कि इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी समाज में एक लंबे समय तक जो ये अस्पृश्यता का जो अपराध चल रहा था, इसको रोकने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। और किसी भी आधार पे आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अस्पृश्य है और इसलिए वो योग्य नहीं है, ये कहना दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडलों में चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। वो न केवल चुनाव देने से वंचित होता है बल्कि चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकता। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर अस्पृश्यता अपराध का कोई भी ऐसा उसके ऊपर आरोप भी लगा होगा तो ऐसा व्यक्ति सीधे सीधे बाहर हो जाता है। और इन अपराधों की श्रेणी में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार करना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान में या होटल में या किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल पे या सार्वजनिक जो मनोरंजन प्लेस होते हैं, थिएटर, सिनेमा हॉल, कोई भी चीज जो सार्वजनिक है, ऐसी जगह पे अगर आप सिर्फ इस आधार पे रोकते हो कि वो एक अनुसूचित जाति है तो इस आधार पे आप अपराध की श्रेणी में आते हो। यदि अस्पतालों में या शैक्षणिक संस्थानों में जो हॉस्टल्स हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे जगह पे अस्पृश्यता को यदि उचित ठहराते हो तो आप अपराधी की श्रेणी में आते हो। और अगला है अस्पृश्यता के आधार पे अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना, यानी कि किसी व्यक्ति को ये फील कराना कि वो छुआछूत है, वो अस्पृश्य है या वो किसी तरीके से उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। यदि वो व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उनके साथ क्रिमिनल जो गतिविधियां हैं, जो कार्रवाई है, फिर वो की जाएगी। आगे आ जाते हैं, जो हमारा आखिरी समानता का अधिकार है वो है उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि जो अवार्ड्स हैं, जो टाइटल्स हैं, उनका उन्मूलन करता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। ये निषेध करता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। जैसा कि हमारे कॉलोनियल टाइम्स और उससे पहले से चला आ रहा है कि समाज के द्वारा व्यक्तियों को एक टाइटल उपाधि प्रदान की जाती थी, उसको भारतीय संविधान ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और आज जो सम्मान है, जो टाइटल्स हैं, वो सिर्फ 2 आधारों पे दिया जा सकता है, एक सेना के आधार पे और एक शिक्षा के आधार पे। इसके अलावा कोई आधार पे उपाधि निषेध करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है कि ये निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अगर यदि कोई भारतीय किसी बाहर देश से उपहार लेता है या किसी प्रकार का उपाधि लेता है तो उसे राज्य सरकार को या हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा समानता का अधिकार है वो यहाँ समाप्त होता है। अब आगे का जो हमारा बाकी का 5 अधिकार है वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।